हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाय और चैप्टर। तो चलिए 2000 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के निकट एक द्वीप पर स्थित गुफा परिसर भगवान शिव को समर्पित शैलकृत प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय कला का प्रतिनिधित्व करता है। वह कौन सा स्थल है? इस जब भी कोई क्वेश्चन करते हो तो उसके की पॉइंट्स देखो, कीवर्ड्स क्या क्या हैं इसमें। जैसे कि वो स्थान मुंबई में होगा, सेकंड भगवान शिव को समर्पित है, और शैलकृत प्रतिमाएं हैं उसके अंदर। तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एलिफेंटा की गुफाएं। किसने बनवाई थी ये? राष्ट्रकूट शासकों ने, शताब्दी 5वीं से लेके 8वीं शताब्दी के बीच में, और भगवान शिव को समर्पित है। इसमें 20 फुट की भगवान शिव की प्रतिमा है, और जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति, इसमें त्रिमूर्ति कौन कौन सी है? एक तो महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर और नटराज। कौन कौन सी है? 3, महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, नटराज। ठीक है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद, औरंगाबाद। ठीक है। ये बुद्ध की गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं। 30 रॉक कट। बात करते हैं कि कान्हेरी की, तो ये वाला कहाँ पे है? ये भी मुंबई में है, बोरीवली के पास, और ये भी बुद्ध गुफाएं हैं। और इसमें है ना 109 रॉक कट गुफाएं हैं, जिसमें चैत्य और विहार हैं। चैत्य क्या होते हैं? जहाँ पर प्रेयर हॉल होते हैं, मतलब कि मेडिटेशन करते हैं जहाँ पर। और विहार क्या होता है? निवास स्थान, जहाँ पर वो रहते हैं। और जो हमारी एलोरा की गुफाएं है, ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए जानी जाती है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज़्यादा चने कहाँ पर होते हैं भारत में? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। बिहार में कैसे होंगे? जो मोटे अनाज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है, रेगिस्तान ज़्यादा है ना। तो जैसे कि बाजरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लौटने के बाद गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन पूछ रखा है, तो ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में। कब तक चला था? 1922 तक चला था। ये चोरी चोरा कांड हो गया था ना, चोरी चोरा। कहाँ पर था ये? यूपी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। सविनय अवज्ञा 1930 में, और भारत छोड़ो 1942 में। और जो असहयोग आंदोलन था, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। और असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों ने, जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने, महिलाओं ने, और जो वर्कर्स थे, सभी ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 2024 में मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? पीएम विद्या प्रवेश, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, पीएम श्री योजना, पीएम निधि योजना। तो राइट आंसर है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। 2024 में मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। सभी क्वेश्चंस में ना कीवर्ड्स पकड़ा करो, क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था को भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है? केंद्रीय बैंक कौन सा है हमारा? सेबी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और आरबीआई। तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दलितों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? गांधी और अंबेडकर जी के बीच में जो 1932 में समझौता हुआ है, उसका नाम बताना है। नेहरू रिपोर्ट, लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। नेहरू रिपोर्ट कब की है?
1928 किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने इसमें संविधान का नया मसौदा तैयार करके दिया था। फिर आता है लखनऊ समझौता। ये किस लिए है? कब हुआ था ये? 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। कांग्रेस की साइड से कौन थे? तिलक जी। और मुस्लिम की साइड से कौन थे? जिन्ना। 29 दिसंबर को ये हुआ था। नेक्स्ट है हमारा पुणे समझौता। तो ये सितंबर 1932 में हुआ था। सितंबर 1932 यरवदा जेल में दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, जो कि गांधी जी ने मना कर दिया था। लेकिन उनको दलितों को प्रांतीय विधानमंडलों में रिजर्वेशन दिया गया था। पहले 71 सीटें थी, तो अब कितनी बढ़ा के कर दी गई थी? 148। ध्यान रखना, ये वाला 71 से कितनी कर दी थी? 148। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है गांधी इरविन समझौता, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक मिनट इसका गांधी इरविन नहीं होगा, ये आएगा पुणे समझौता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और गांधी इरविन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसमें गांधी जी और इरविन के बीच में आंदोलन समाप्त करने के लिए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति हुई थी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 पुणे समझौता होगा 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, CR दास, विजय राघवाचारी, लाला लाजपत राय। राइट आंसर इज लाला लाजपत राय 1920 में अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। अब बात करते हैं कि 1919 में कौन रहा था। ये सारे के सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके अध्यक्ष याद रखना। 1919 में मोतीलाल नेहरू, 1919 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष रहे थे और अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू अमृतसर। ठीक है, 1918 का कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? यहाँ पर मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। और 1928 का इसमें नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। लखनऊ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वाणिज्यिक बैंकों को निधियों मतलब फंड की कमी का सामना करना पड़ता है और वे सहायता के लिए केंद्र बैंक से अनुरोध करते हैं, तो केंद्रीय बैंक की उन्हें हमेशा ऋण देने के लिए तैयार रहने की भूमिका को अर्थशास्त्र में किस विशिष्ट शब्द से जाना जाता है? इसका कहने का मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो RBI से उधार लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट फंक्शन नियंत्रक, विदेशी विनिमय कार्य अभिरक्षक, समाशोधन गृह कार्य, अंतिम उधारदाता। तो उसको बोला जाता है अंतिम उधारदाता। कमर्शियल बैंक जब RBI से उधार लेते तो क्या क्या बोलते हैं उसको? बैंक रेट पर वो लेते हैं। एक तो बैंक रेट, रेपो रेट पढ़ा होगा ना अपने इकोनॉमिक्स में। अगर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर RBI कमर्शियल बैंक से उधार लेता तो रिवर्स रेपो रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रतिभूतियों मतलब सिक्योरिटीज एवं पूंजी बाजारों को विनियमित करने के लिए कौन सा सांविधिक नियामक निकाय उत्तरदायी है? सेबी, IRDAI, नाबार्ड, RBI। सिक्योरिटीज एवं पूंजी बाजारों के विनियमित करने के लिए IRDAI इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नाबार्ड का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो ये किसके लिए है? ग्रामीण विकास बैंक के लिए है, कृषि के लिए।
आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, और जो सेबी होता है ये एक तरह की गवर्नमेंट होती है स्टॉक मार्केट के लिए, और जो भी मनी मार्केट होते हैं ना उन सभी में, मतलब सेबी रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के आधुनिकीकरण और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक, तो राजा राम मोहन रॉय। 1928 में इन्होंने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से उपगत अतिरिक्त लागत का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। किसी वस्तु या सेवा के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से। राइट आंसर इज मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई? जो फिक्स ही हो गई है। टोटल कॉस्ट में जो सब कुछ टोटल कर, मतलब कि पूरी प्रक्रिया में जो भी लागत हुई है प्रोडक्शन वगैरह में, और जो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, उन सभी को लगाकर जो भी टोटल कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होती है कि मात्रा बदलने पर भी उसकी लागत नहीं बदलती है। मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, जैसे कि हमने 50 रुपये का कोई प्रोडक्शन किया है और उसमें हमने 10 वस्तुएं बनाई है, लेकिन हमें अगर 11वीं बनानी है तो वो 50 से ऊपर जो प्राइस जाएगा ना एक वस्तु का, उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अब 50 में हमने 10 वस्तुएं बनाई है, लेकिन हमें 11 बनाने हैं तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 60 में 6 वस्तुएं, तो हमने अलग से बनाई है ना एक, तो उस एक की वैल्यू है ना, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसमें क्या आएगा? इसमें जैसे कि कच्चा माल हो गया, जो भी श्रम लग रहा है, मतलब कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी जितने भी श्रमिक लग रहे हैं, उन सब की जो भी टोटल वेरिएबल होते हैं, प्रोडक्शन में जो भी खर्चा आ जाता है उस सब को बोलते हैं एवरेज। सारे क्लियर हो गए? टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज, वेरिएबल कॉस्ट। तो राइट आंसर क्या था हमारा? मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR शब्द उस राशि को CRR शब्द उस राशि को संदर्भित करता है जो बैंक को ग्राहकों को उधार देते हैं, शेयरों में निवेश करते हैं, अपनी शाखाओं में रखते हैं, आरबीआई के पास आरक्षित निधि के रूप में रखते हैं। CRR पहले बताओ होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, जो कि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं। जो इसका जो भी परसेंट होता है वो आरबीआई डिसाइड करता है कि इतना परसेंट आपको, अगर कहीं पर खर्च कर रहे हो आप, तो उससे पहले ये इतना यहाँ पे जमा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई के पास आरक्षित निधि के रूप में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज और कब हुई थी? 1867 में। किस शहर में स्थापित किया गया था? कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, बॉम्बे। तो राइट आंसर इज बॉम्बे, 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर सी रंगराजन रिपोर्ट 2014 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय MPCE कितना है? 972, 1407, 2000 एंड लास्ट ऑप्शन है 5000। तो राइट आंसर इज 1407। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित किस पुस्तक में धन की निकासी मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत की व्याख्या की गई है? हिंद स्वराज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज द राइट आंसर। हिंद स्वराज किसकी है? गांधी जी की है, ये गांधी जी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये नेहरू जी की है, और इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल ये कोई अलग बुक नहीं है, बल्कि इसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, ये कब पब्लिश की गई थी? 1901 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत के मान्यता प्राप्त साक्षरता स्तर को दर्शाता है? साक्षरता दर कितनी थी हमारे भारत में? 74.04%। और अगर हम अलग अलग बात करें, मेल की कितनी है? 82.14% और फीमेल की 65.46%। और साक्षरता दर जब मापते हैं तो 7 ईयर से जो भी पढ़ा लिखा होता है, मतलब 7 ईयर से ऊपर की लगाते हैं और 7 ईयर को। मेरे कहने का मतलब है कि अगर साक्षरता दर काउंट कर रहे हैं तो 7 ईयर या फिर उससे बड़े उम्र का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है उसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की भारत के संविधान में परिभाषित शक्ति है? कानून बनाना, अध्यादेश प्रख्यापित करना, मंत्रालयों के बीच बजट का आवंटन करना, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की भारत के संविधान में परिभाषित शक्ति है? अध्यादेश प्रख्यापित करना, आर्टिकल नंबर 123। और अगर राज्यपाल करता है तो 213, 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मुख्य रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है और स्पीति और किन्नौर जैसी अपनी उच्च ऊंचाई और घाटियों के लिए जाना जाता है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। स्पीति और किन्नौर हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र, ये तो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायती राज प्रणाली में जिला परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से एक है? ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कराना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों का अनुमोदन करना, केंद्र सरकार की ओर से करों का संग्रह करना, जिले में पंचायती समितियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करना। तो जिले में पंचायत समितियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट से दूर अरब सागर में द्वीपों का कौन सा समूह है? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत के पश्चिमी तट पर, मतलब कि पश्चिमी तट कौन सा होगा? राजस्थान की साइड, गुजरात की साइड, ठीक है, से दूर अरब सागर में द्वीपों का कौन सा समूह है? तो इसमें बोला है कि पश्चिमी तट से दूर अरब सागर की साइड। तो जैसे कि हम केरल की साइड जब नीचे देखते हैं तो कुछ हमारे आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार तो बंगाल की खाड़ी की साइड है, ठीक है। श्रीलंका बिल्कुल नीचे आ जाता है और जो लक्षद्वीप है वो थोड़ा पश्चिमी साइड पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? लक्षद्वीप समूह। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड है, इसमें छोटे छोटे कितने आइलैंड्स हैं? 572 आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य समाहित है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22। मौलिक कर्तव्य किस में है? 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मिंग मेथड वेयर फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड, कल्टिवेट इट एंड देन शिफ्ट टू अनदर पैच इज कॉल्ड। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो आंसर यहीं पर मिल जाएगा। शिफ्ट करने को बोल रहे हैं, ये पैच, क्लियर पैच करते हैं मतलब लैंड को साफ करते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं और फिर दूसरे लैंड पर मूव कर जाते हैं। तो मिक्स्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही खेत में अलग अलग तरह की फार्मिंग करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। प्लांटेशन जैसे कि बनाना के करते हैं, चंदन की खेती करते हैं, ठीक है, वो प्लांटेशन हो गया जिसमें रोपण करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, इसलिए लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च भारत में हिंदी भाषा में कितने प्रकार की वैरायटी है? हिंदी भाषा में वैरायटीज बतानी है और वो भी उत्तर भारत में। तो राइट आंसर क्या होगा? 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजा
नरपतुंग के दरबारी कवि श्री विजय द्वारा लगभग 850 ईस्वी में रचित 9वीं शताब्दी के किस कन्नड़ साहित्य कृति को कन्नड़ साहित्य में काव्यशास्त्र पर सबसे पहला मौजूदा ग्रंथ माना जाता है? कन्नड़ साहित्य कृति। और किस राजा की है? नरपतुंग, जो कि राष्ट्रकूट राजा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कविराज मार्ग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी के पास पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पाया जाता है? काली नदी के पास पश्चिमी घाट पर और परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो कौन सा होगा? नरोरा, कल्पक्कम, कैगा, रावत बाटा। तो राइट आंसर होगा कैगा, परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जो निर्वाचित नहीं होते हैं लेकिन मनोनीत नहीं होते हैं, पर 12 सदस्यों को भारत के किस संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। पहले लोकसभा में 2 सदस्य करते थे लेकिन उसको हटा दिया गया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में लिखित प्राचीन ग्रंथ कविराज मार्ग किस भारतीय शास्त्रीय भाषा से संबंधित है, जिसे उस भाषा की सबसे प्रारंभिक साहित्य कृतियों में से एक माना जाता है? यही क्वेश्चन अभी ऊपर आया था कविराज मार्ग का, लेकिन वो ऑप्शन में दे रखा था, इसमें क्वेश्चन में दे दिया। तो किस भाषा में था ये? कन्नड़ भाषा में, दक्षिण पठार से। और किसका था? राष्ट्रकूट का था, नरपतुंग राजा था। याद है कुछ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वास्तविक आय को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? मुद्रास्फीति के लिए समायोजित आय, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, करों के पूर्व आय, नियुक्ति पत्रों में उल्लेखित नाममात्र वेतन। तो राइट आंसर होगा हमारा मुद्रास्फीति के लिए समायोजित आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के खाते में असीमित जमा, अनलिमिटेड जमा और विड्रॉल सुविधा होती है? तो रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया जिसमें 5-10 साल के लिए बिल्कुल फिक्स कर दिए। करंट अकाउंट में क्या हो गया, अब ज़रूरत है तो डाल रहे हैं पैसे, निकाल ले रहे हैं जब ज़रूरत पड़ रही है तब। सेविंग में क्या होगा कि हमने जमा करके रख दी, बस चाहिए होंगे तब ले लेंगे। रिकरिंग में क्या होता है, ये ज़्यादातर जो उद्योग चलाते हैं उनके लिए होता है कि वो कितनी बार भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितनी बार भी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे जो डेली यूज़ के अकाउंट होते हैं, जैसे करंट अकाउंट, उसमें एक लिमिटेशन होती है कि इतनी बार ही आप निकाल सकते हो। लेकिन जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है उसमें लिमिट नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग में माल और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए प्रयुक्त सामान्य इकाई है श्रम घंटे, उपयोगिता, मॉनेटरी वैल्यू और परिणाम। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए तो मॉनेटरी वैल्यू इज द राइट आंसर।